and welcome back to your own YouTube channel स्कूल चले हम। आज हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के 6th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं and today in this video we'll try to understand the impact and the consequences of a globalization. See dear students, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसका असर जो है वो सिर्फ एक तक लिमिट नहीं है। बेसिकली इस पे 3 इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस दिया गया है। पहला है आपका पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, दूसरा है इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस और तीसरा है आपका कल्चरल कंसिक्वेंसेस। तो ये जो इम्पैक्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का जो वीडियो है, ये जो पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। तो ये जो कंसिक्वेंसेस का जो पोर्शन है, जो ये वीडियो है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट और द कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। In this video, we'll try to cover the political consequences, यानी कि political consequences क्या है उसे हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। If I'm talking about the political consequences, मैं यहाँ बात कर रही हूँ स्टेट का ऊपर में क्या कुछ असर हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यानी कि स्टेट का जो पावर है, जो गवर्नमेंट का जो पावर है, उसमें कितना कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से असर देखने को मिला है। तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस जो बेसिकली इसका 3 एस्पेक्ट है। पहला है आपका इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, यानी कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस के ऊपर में अलग अलग एक्सपर्ट का उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, जिसकी वजह से इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना है। पहला क्या है आपका इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, जिसमें यस दिया गया है। इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब टू लूज समथिंग, किसी भी चीज को खोना। तो यहाँ क्या है, we're talking about the erosion of a state capacity. See, in the political science, if I talked about the state, it doesn't mean Arunachal Pradesh here. State doesn't mean Assam, Jammu and Kashmir, and etc. जो हमारे अलग अलग states है country के अंदर में, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। Here, if I use the word state, it means a country. मैं यहाँ पे क्या है, political science में state जो है वो normally एक country के लिए कहा जाता है। तो यहाँ if I'm talking about the state, I mean our country India, मैं अपने भारत देश के बारे में बात कर रही हूँ। तो पहला एस्पेक्ट यहाँ क्या है आपका, इसमें ये कहा गया है कि स्टेट का कैपेसिटी जो है वो इरोजन हो रहा है, यानी कि स्टेट अपने कैपेसिटी को खो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और उसमें बहुत लोगों ने यस कहा कि दे अग्री की यस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट जो है वो अपना कैपेसिटी खो रहा है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये बोलता है इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी नॉट ऑलवेज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर बार स्टेट अपना कैपेसिटी खोता है, ऐसा नहीं है। और तीसरा एस्पेक्ट है आपका स्टेट कैपेसिटी बूस्टेड, यानी कि स्टेट का जो कैपेसिटी है वो इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से और मजबूत हो गया है, उसे और बूस्ट मिला है। तो ये 3 एस्पेक्ट है जिसके बारे में अब हम एक एक करके डिटेल में समझने के लिए कोशिश करेंगे। Now let's discuss the first aspect of a political consequences, that is the erosion of a state capacity. तो यहाँ क्या है, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में क्या है, या हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से स्टेट का जो कैपेसिटी है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो पावर है, उसमें इरोजन हुआ है कि नहीं। ओके, इरोजन का क्या मतलब है? इरोजन का मतलब होता है टू लूज समथिंग। तो यहाँ क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का जो पावर है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसकी कैपेसिटी में कितना हद तक कमी हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो आंसर है वो है यस, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी हद तक स्टेट के पावर में इम्पैक्ट हुआ है, स्टेट के पावर में कमी आई है। तो क्या क्या रीजन है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। यहाँ क्या है, सी द एबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू, दैट इज इरोडिंग, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट और स्टेट
जो करना चाहता है वो बहुत हद तक वो नहीं कर पाता है, उनके पावर में काफी कमियां आ जाती है। वो क्यों ऐसा है? सी, जो वेलफेयर स्टेट जो हुआ करता था पहले जमाने में, वो अब मिनिमलिस्ट स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर इट मीन्स भलाई होना, इसलिए तो वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट हुआ करता था जहां पे गवर्नमेंट अपनी प्रजा के लिए यानी कि अपनी जनता के लिए काफी कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाते थे, उनके लिए पॉलिसी प्लान करते थे। लेकिन आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वेलफेयर स्टेट है, जो बहुत सारे एक्टिविटीज जो करते थे, वो अब सिर्फ मिनिमल यानी कि वो अब सिर्फ मिनिमलिस्ट स्टेट में ही तब्दील हो चुका है। यानी कि वो मिनिमलिस्ट मतलब कि मिनिमम यानी कि बहुत ही कम एक्टिविटी आज के डेट में स्टेट परफॉर्म करता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कोर वैल्यूज होता है, उसी को ही गवर्नमेंट यानी कि स्टेट देखता है। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या फिर आम जनता के सिटीजन के सिक्योरिटी को देखभाल करना ही स्टेट का एकमात्र काम रह गया है, हम ये बोल सकते हैं। एंड देन विड्रॉल फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शंस। आज के डेट में जो स्टेट है वो बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स वो पहले जो लाया करते थे, वो सारी चीजें मैक्सिमम ऑफ द जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो वेलफेयर पॉलिसीज थे, उसको वो विड्रॉ कर चुके हैं। यानी कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो बहुत सारे एक्टिविटीज नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट जो कोर जो चीजें हैं सिर्फ वही तक सीमित रह गया है। जैसे कि आपका मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। एंड देन सी, in place of a welfare state, it is a market that becomes the prime determinant of economic and social priorities. यानी कि वेलफेयर स्टेट की जगह पे अब मार्केट है जो ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज पे वो काम करेगा। यानी कि सिंपल इसका क्या मतलब है, पहले वेलफेयर स्टेट में कैसा होता था, सिटीजन की भलाई के लिए लोग यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज निकालते थे। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट मार्केट का जो कंडीशंस है उसको देखते हुए सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को प्लान करता है। यानी कि अब जनता इंपॉर्टेंट नहीं रही, बल्कि वो क्या करता है, इकोनॉमिक बेसिस पे जो मार्केट का जो अप एंड डाउन है, जो मार्केट का जो डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसीज को प्लान करता है। एंड द एंट्री एंड इंक्रीज रोल ऑफ MNCs ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू द रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। यानी कि MNCs के एंट्री के बाद और उनके इम्पोर्टेंट रोल के बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो पावर है डिसीजन मेकिंग में, उसमें काफी रिडक्शन हुआ है। टेक फॉर एग्जांपल, MNCs क्या है, हमारे देश में फॉरेन कंट्री से हमारे देश में कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं। ओके, वो अपने कंपनीज हमारे भारत देश में सेटअप करना चाहते हैं और कुछ ट्रेडिंग फॉर्मेलिटीज करने हैं, कुछ अग्रीमेंट साइन करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत खुश है कि फॉरेन कंट्री से यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टर्स आए हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स आते हैं तो यहाँ कंपनी खोलेगा तो बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ से उनको नौकरी भी मिलता है। अकॉर्डिंगली हमारा कंट्री का इकोनॉमी भी इम्प्रूव होता है, डेवलप्ड होता है, तो कोई भी कंट्री वो चीज को वेलकम करेगा। तो कई बार क्या होता है, जो सरकार है वो MNCs का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी प्लान करता है। वो सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी वजह से MNCs हमसे नाराज हो जाए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है कि MNCs का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यानी कि गवर्नमेंट जब इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं कर सकता है, वो डिसीजन लेने से पहले
MNCs के जो सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होता है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान करता है। एंड टेक फॉर एग्जांपल WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी का जो रूल्स, जो ट्रेडिंग का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको प्लान करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी पॉलिसी प्लान करता है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस होता है उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये चीज को यहाँ ये चीज झलकता है कि जो स्टेट है उनका डिसीजन पावर में, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर में, उनकी सॉवरेनिटी में कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी कैपेसिटी में, स्टेट के पावर में, स्टेट के सॉवरेनिटी में इरोजन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सो इसलिए ये कहा गया है कि इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी यहाँ क्या है? यस है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी पे काफी कुछ प्रभाव पड़ा है। I hope the first aspect of the political consequences is clear here. Okay, now let's see कि जो erosion of state capacity के ऊपर में क्या कुछ questions आ सकता है। इसमें 3 तरीके के questions पूछा जा सकता है। पहला क्या हो सकता है? Globalization result in an erosion of a state capacity? Comment. जो उसका आंसर हमने अभी जो डिस्कस किया है वो उसका सेम होगा। एंड द सेकंड क्वेश्चंस में फॉर्म लाइक द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। डू यू अग्री? इसका भी जवाब वही सेम होगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकता है वो ये है, इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इट इज अ मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज डिस्कस। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही होगा जो हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था। कौन सा वाला? इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटीज। ओके, सो आई होप द क्वेश्चंस एंड द आंसर आर क्लियर हियर। Okay, now let's discuss the second aspect of political consequences. Is it due to globalization, the state capacity does not reduce always? So let's try to understand in detail. Let's see here. Globalization does not reduce state capacity. The primacy of the state continue to be the unchallenged basis of political community. The old jealousy and rivalries between countries have not ceased to matter in world politics, and the state continue to discharge its essential functions like law and order, national security, and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to. It means that the state continue to be important. So यहाँ क्या है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का जो कैपेसिटी है वो हमेशा रिड्यूस नहीं होता है। इनफैक्ट वी मस्ट से ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में भी आज भी स्टेट का जो सॉवरेनिटी है, स्टेट का जो पावर है वो आज भी अनचैलेंज है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो और राइवलरी से, जो और जेलसी से वो आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से कोई भी स्टेट आई मीन द कंट्री, ओके, कोई भी स्टेट जानबूझ के ऐसे अग्रीमेंट को वो साइन नहीं करता है जिसकी वजह से उनके सॉवरेनिटी, उनके पावर पर कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उसको चैलेंज करता हूँ। तो यहाँ सिंपल सा मतलब क्या है, सी इसमें हम समझ सकते हैं, टेक फॉर एग्जांपल आपका यूएसए और चाइना। ओके, यूएसए और चाइना क्या है? दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज है। यूएसए वी ऑल नो इट, वो तो एंटायर वर्ल्ड में सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है ही, और साथ ही साथ चाइना भी उसको बराबर का टक्कर दे रहा है। तो ये जो सुपर पावर कंट्रीज है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनका इकोनॉमिक टर्म्स अच्छा हो सकता है, वो लोग आपस में ट्रेडिंग बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज यानी कि, लेकिन फिर भी दोनों ही कंट्रीज हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है, स्पेशली डेवलपिंग अमेरिका इस बात को ध्यान में रखता है कि वो कोई भी ऐसे अग्रीमेंट पे साइन नहीं करेगा जिसकी वजह से उनके पावर पे, उनके सॉवरेनिटी पे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, अगर कुछ भी ऐसे इश्यूज उनको दिखाई देता है तो वो
अपना जो पॉलिसी से जो भी बिजनेस ट्रेडिंग होता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल, यहाँ में क्या समझना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर बार स्टेट का जो पावर है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं होता है। आज के डेट में भी स्टेट अपना पावर को मेंटेन बनाए हुआ है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है, जैसे मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और फिर नेशनल सिक्योरिटी, आज भी स्टेट ही करता है, ना कि कोई और नेशनल या ना कि कोई और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और यहाँ क्या है, इन सब चीजों की वजह से वी मस्ट से कि स्टेट स्टिल कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट वन, और ये चलते ही रहेगा, बिकॉज नॉट इजी, स्टेट का पावर को इजीली खत्म करना आसान नहीं है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया हो या फिर कुछ और। तो ये है आपका सेकंड एस्पेक्ट जो हमने यहाँ लिखा था, इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी नॉट ऑलवेज, यानी कि हर बार स्टेट का कैपेसिटी को ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिड्यूस नहीं किया जा सकता और वो रिड्यूस नहीं होता है। Now let's discuss the third aspect of political consequences, that is state capacity boosted. इसका क्या मतलब है? See, ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की जो कैपेसिटी है, इनफैक्ट कुछ हद तक उसको कुछ एरिया में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनका जो कैपेसिटी है वो और बूस्टअप हो गया है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि टेक्नोलॉजीज की वजह से आजकल स्टेट के पास में जो उनके जो सिटीजन है उनके बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन होता है, वो सारे डाटा उनके पास अवेलेबल होते हैं। स्पेशली आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की वजह से आजकल गवर्नमेंट के पास में हर इंसान के डिटेल इंफॉर्मेशन होते हैं, आप कैसा है, क्या करते हैं, एवरीथिंग। अगर कोई अच्छा काम करे तो शायद वो भी पता चल जाए, कोई बुरा आदमी है उनको ढूंढने में भी हो तो वो भी इजीली हो जाता है। यानी कि व्हाट आई मीन टू से है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से गवर्नमेंट के पास में लोगों का, यानी कि जो उनके सिटीजन है, उनके डाटा कलेक्शन करने में काफी इजी हो जाता है, जिसकी वजह से उनके फिंगर टिप पे हर इंफॉर्मेशन, हर डाटा उसके पास अवेलेबल होता है। तो इन सब चीजों की वजह से जो गवर्नमेंट है वो इनफैक्ट और बेहतर तरीके से अपने आम जनता के ऊपर रूल कर सकता है, उनका जो भी लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम्स है उसको और बेहतर तरीके से वो सुधार सकते हैं, यानी कि इन अ बेटर वे द गवर्नमेंट कैन रूल, इजंट इट। और इन सब के वजह से वी कैन से कि स्टेट का इनफैक्ट पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। द स्टेट बिकम मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू द अर्लियर डेज, only because of the advanced technology। और advanced technology कहाँ से आया है? आपके ग्लोबलाइजेशन की वजह से। So this is about the third aspect of a political consequences. I hope all the points are clear here. See, आपको political consequences में क्या चीज याद रखना है? Every single coin has a two sides, isn't it? तो political consequences भी आपके उसका दो साइड है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट में हम ये मान सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से समहाउ स्टेट का जो डिसीजन, जो मेकिंग पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, एमएनसीज का जो रूल्स रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए स्टेट को अपना पॉलिसीज प्लान करना है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेट का जो लॉ मेकिंग पावर है उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है। लेकिन उसका ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलता है। हमने क्या देखा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर बार स्टेट का जो कैपेसिटी है वो कम नहीं होता है, इनफैक्ट उनको और ज्यादा बूस्ट मिलता है, उनका जो पावर है, जो सॉवरेनिटी है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसको सारा इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाता है। तो अगर आपके पास में सारे इंफॉर्मेशन से तो इजीली आप अपने राज्य को भी रूल कर सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के वजह से स्टेट का सॉवरेनिटी को आज तक कोई चैलेंज किया है ऐसा नहीं है। स्टेट का जो पावर है, उनका जो कैपेसिटी है, जो सॉवरेनिटी है, स्टिल अनचैलेंज। सो दिस इज अबाउट द
political consequences, or we can say the impact and the consequences of a globalization on the politics, isn't it? In the next video, we'll try to understand about the economic consequences. So, I hope today's topic is clear here. If you have any kind of doubts and the problems and the questions regarding today's topic, then please leave your questions in the comment section. I'll see you in the next video. Bye-bye. Okay then, thank you so much for watching today's video. I hope you like and subscribe my channel. If somehow you forgot, then please do like and subscribe now and click the notification bell icon so that you can stay updated about every new videos I upload. So till then, take care and study well. See you all in the next video. Thank you.